नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य निकिता को बोलता है, अगर तुमने इसके लिए मना किया तो मैं यह डील कैंसिल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर निकिता गुस्से से उसे घूरने लगती है और अपने दांत पीसते हुए बोलती है, आप ऐसे कैसे डील कैंसिल करने की बात कर सकते हैं? पूरी टीम ने इतनी मेहनत करी है और आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर आदित्य तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, यह बात तुमसे अच्छा भला और कौन जानता होगा। उसकी बात सुनकर निकिता उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगती है। इस डील से उसकी कंपनी को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से सबको ऐसा लगे कि उसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही है, क्योंकि सबकी नज़रों में वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बॉस इस काम के लिए मानेंगे, इसीलिए आई एम सॉरी, मैं यहाँ नहीं कर सकती। निकिता ने यह इसीलिए कहा था क्योंकि वह जानती थी कि डायरेक्टर सिंह उससे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे, लेकिन उसकी सारी खुशी आदित्य की आगे की बात सुनकर ख़त्म हो जाती है। आदित्य, डोंट वरी मिस निकिता, मैंने डायरेक्टर सिंह से पहले ही बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तय रहा कि आप इस इवेंट की मेन मॉडल होंगी और मैं शिवानी आपको ट्रेनिंग देंगी। तो और तब तक आप, मैं शाशी और विपिन सभी यहीं काम करेंगे। उसकी बात सुनकर निकिता गुस्से से उसे देखने लगती है। वह कुछ बोलने वाली होती है, तभी आदित्य बोलता है, मीटिंग ओवर हुई, अब आप सब अपने काम करिए, क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और नील भी आशी को देखकर स्माइल करता है और आदित्य के पीछे चला जाता है। मैं शिवानी भी उनके साथ ही चली जाती है। वहीं निकिता गुस्से से अपने पैर पटक कर अपने केबिन में चली जाती है। आशी और विपिन एक दूसरे को देखकर अपना कंधा उचकाते हैं और वहाँ भी अपने केबिन में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद रोज़ी पास में पड़ी हुई चेयर को गुस्से से ज़मीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, नील की हिम्मत कैसे हुई आशी को देखकर स्माइल करने की? उसे यह सिर्फ मेरे लिए करना चाहिए। मैं आशी को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगी। नील सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे नील के करीब आने का? मैं शाशी, अब मैं तुम्हें नील की नज़रों में ऐसा गिराऊंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ऐसा कहते हुए वह हर कदम किसी साइको जैसे चलती है निकिता के कैबिन में। निकिता गुस्से से अपने कैबिन में टेल रही थी। वह अपना फ़ोन लेकर डायरेक्टर सिंह को फ़ोन करती है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। निकिता गुस्से से अपना फ़ोन टेबल पर पटक देती है और बोलती है, व्हाट द हेल, यह डायरेक्टर सिंह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और इनकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना लेने का? लगता है अब इन्हें रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। निकिता अपने फ़ोन से आशी को कुछ मैसेज करती है और अपना बैग लेकर कंपनी से बाहर निकल जाती है। वहीं शोर का भेजा हुआ आदमी जब उसे कहीं जाते हुए देखता है तो उसका पीछे करने लगता है। सिंह विला, रिया की कार विला के बाहर आकर रुकती है। उसके पास बैठा शोर उसे घूरते हुए पूछता है, पहले तो तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और अब मुझे यहाँ लेकर आ गई। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। जस्ट रिलैक्स बेबी, मेरे साथ चलो। वह शोर को लेकर विला के अंदर चली जाती है, जहाँ हॉल में ही अंश, मिस्टर उदय और महिमा जी बैठे थे। वह लोग रिया के साथ शोर को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं। उदय जी, हेलो मिस्टर खन्ना, आप अचानक से यहाँ?
रिया बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम मिस्टर खन्ना को जानती हो। शौर्य उलझते हुए, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। और मिस रिया, अब आप बताएंगी कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं, और तुम आदित्य के बारे में क्या जानती हो। और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके मुंह से आदित्य का नाम सुनकर सब कन्फ्यूजन से उसे देखने लगते हैं। सबको पता था कि आदित्य और खन्ना कंपनी एक दूसरे की राइवल कंपनी है। रिया उससे बोलती है, ओ बेबी रिलैक्स, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी जब हमारा मकसद एक ही है। यहाँ तुम किस मकसद की बात कर रही हो? रिया, आदित्य को बर्बाद करने की। शौर्य, तुम आदित्य को क्यों बर्बाद करना चाहती हो, और आदित्य का आप सब से क्या रिलेशन है? रिया, क्योंकि मैं उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती हूँ। रिया उसे आदित्य और सिंह परिवार के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन का सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे पता चल गया। उदय जी, तुम्हें जो भी करना हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वह है आदित्य मेहरा को बर्बाद करना। उसकी वजह से मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया उस कमीने ने। शौर्य, डोंट वरी, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हमें आदित्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी पर वार करना है। वह सब मिलकर आदित्य को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकिता की कार द वर्ल्ड ऑफ एशियन कंपनी के सामने आकर रुकती है। वहीं उसका पीछा कर रहा शख्स भी अपनी कार कुछ दूरी पर रोक देता है। निकिता को गेट के पास ही अखिल मिल जाता है। अखिल उसे बाहर देखकर उसे गले लगाकर पूछता है, क्या तुझे मेरी इतनी याद आ रही थी कि तू अपना काम छोड़कर मुझसे मिलने चली आई? उसकी बात सुनकर निकिता उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगती है। वहीं दूर खड़ा आदमी उन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक करके अपने बॉस को भेज देता है। निकिता अखिल के पेट पर मुक्का मार देती है, जिससे अखिल अपना पेट पकड़कर उससे दूर हट जाता है। अखिल, तुम सच में बहुत बेरहम हो यार, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? निकिता, अगर दोस्त तेरा जैसा चिपकू हो तो ऐसा करना ही पड़ता है। कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहकर बात किया कर। उसकी बात सुनकर अखिल मुंह बना लेता है। निकिता उसे इग्नोर करके कंपनी के अंदर चली जाती है और लिफ्ट में चढ़कर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। अखिल भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चला जाता है। कुछ देर के बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकती है और वह दोनों लिफ्ट से बाहर आकर डायरेक्टर सिंह के कैबिन की तरफ चले जाते हैं। अखिल जल्दी से कैबिन का गेट खोलकर अंदर जाता है और डायरेक्टर सिंह को गले लगाकर बोलता है, सरप्राइज डैड। उसे देखकर डायरेक्टर सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर वह कितने सालों के बाद अपने बेटे से जो मिल रहे थे। हाँ, अखिल डायरेक्टर सिंह का ही बेटा था। डायरेक्टर सिंह विधि और निखिल की शादी में नहीं आए थे। डायरेक्टर सिंह तो जनाब, आपको आपके डैड से मिलने का समय मिल ही गया। अखिल, डैड, मैं तो आपके पास ही आने वाला था, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे नाजुक कंधों पर काम का इतना भार होता है। मिस्टर सिंह, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम काम में कितने बिजी रहते हो। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी निकिता पर पड़ जाती है। वह उसे देखकर बोलते हैं, अरे निकिता, तुम यहाँ? अभी तो तुम्हें मेरा इंडस्ट्रीज़ में होना चाहिए था। उनकी बात सुनकर निकिता उन्हें घूरते हुए हेड की चेयर पर बैठ जाती है और अपनी सख्त आवाज़ में बोलती है, डायरेक्टर सिंह, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर अखिल मिस्टर सिंह के कान में बोलता है, अचानक से इसके अंदर का बॉस कहाँ से जाग गया? डायरेक्टर सिंह उसे बाहर जाने को कहते हैं
उसके जाने के बाद डायरेक्टर सिंह बोलते हैं, बताइए मैम, आपको मुझसे क्या काम था? निकिता, आपने मिस्टर मेहरा की बात क्यों मान ली? क्या इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था? डायरेक्टर सिंह, सॉरी मैम, कुछ देर पहले मिस्टर मेहरा कंपनी आए थे और उन्होंने कहा कि वहाँ चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट की मेन मॉडल बने। पहले मैं आपसे परमिशन लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह हमारी कंपनी के साथ हो रही उनकी सभी डील्स कैंसिल कर देंगे। मुझे पता है कि शायद हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन मिस्टर मेहरा बिजनेस किंग है और अगर वह ऐसा करते तो यह बात ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती और हमें दूसरी कंपनियों के साथ डील्स करने में प्रॉब्लम होती। और जहाँ तक मुझे पता है, आप अपनी वजह से कभी कंपनी को नुकसान नहीं होने देंगी। यह बात निकिता को सही लगती है और वह बोलती है, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ पहले मुझे बताइएगा। मिस्टर सिंह, हाँ, मैं सिर हिला देते हैं। निकिता उनसे बोलती है, आज शाम को आप घर आ जाइएगा, क्योंकि विधि और निखिल को आशीर्वाद भी तो देना है। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद अखिल फिर केबिन में आता है और बोलता है, ये निकिता इतने गुस्से में क्यों है? मिस्टर सिंह उसे सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर अखिल गुस्से से हैरान होकर बोलता है, क्या निकिता उस आदित्य मेहरा की कंपनी में जाकर काम कर रही है? डायरेक्टर सिंह, तो इसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है? वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आदित्य ही निकिता का एक्स हस्बैंड है। लेकिन अखिल तो यह सब जानता है और वह बोलता है, डैड, निकिता का एक्स हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि आदित्य मेहरा ही है। यह सुनकर मिस्टर सिंह हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी निकिता को वहाँ पर नहीं भेजता। वहीं मेरा इंडस्ट्रीज। आदित्य गुस्से से अपने कैबिन में बैठा था। वहीं नील डरा हुआ उसी के सामने खड़ा था। आदित्य, यह लड़की खुद को समझती क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन लिए बिना कंपनी से बाहर जाने की? पता करो कि वह इस वक्त कहाँ पर है। नील हाँ बोलकर साइड में जाकर किसी को कॉल करने लगता है। दरअसल आदित्य ने निकिता की सेफ्टी के लिए आज ही 2 बॉडीगार्ड्स को हायर किया था, जिसके बारे में निकिता को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि वह बॉडीगार्ड्स ट्रेंड थे और बहुत ही सफाई के साथ अपना काम करते थे। नील बात करने के बाद आदित्य से बोलता है, बॉस, मिस निकिता इस वक्त द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी में है। उसकी बात सुनकर आदित्य कैबिन से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी नील बोलता है, बॉस, कोई मिस निकिता को सुबह से ही फॉलो कर रहा है। यह बात हमारे बॉडीगार्ड्स ने बताई। यह सुनकर आदित्य के कदम अचानक रुक जाते हैं और वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है। किसकी मौत आई है जो उसका पीछा कर रहा है? शाम तक वो मुझे मेरे सामने चाहिए। नील हाँ बोल देता है। आदित्य निकिता के पास जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपनी मीटिंग अटेंड करने लगता है। शर्मा मेंशन आज सभी घर पर ही थे। सुनीता जी विधि की पहली रसोई की रस्म कराती हैं और बाकी सभी रस्में भी पूरी कराती हैं। हॉल में ही सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और विधि निखिल की वेडिंग फ़ोटोज़ भी देख रहे थे। इशिका, मासी, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और यह ज्वेलरी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ मुझे भी चाहिए। जिया, पर उसके लिए आपको शादी करनी पड़ेगी। इशिका, तो फिर मुझे भी शादी करनी है। कितना मज़ा आएगा ना, मैं भी ऐसे ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनूंगी और मुझे भी ढेर सारे गिफ्ट मिलेंगे। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं सीता अपनी आंखें छोटी करके अपनी बेवकूफ़ बहन को देखती है, जो सिर्फ कुछ गहनों और गिफ्ट्स के लिए शादी करने को तैयार थी। तभी विधि बोलती है, लेकिन ईशी, आपकी शादी तब तक नहीं हो सकती
इशिता की नहीं हो जाती, क्योंकि पहले बड़ी बहन की शादी होती है और फिर छोटी की। उसकी बात सुनकर इशिता अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगती है और बोलती है, आप शायद भूल रहे हैं कि वह मुझसे सिर्फ 5 मिनट ही छोटी है और आप अपनी फालतू की बातें मेरी बहन के दिमाग में डालना बंद करिए। इशिका, पर मुझे शादी करनी है। इसके आगे की बात उसके मुंह में ही रह जाती है। इशिता उस पर चिल्लाते हुए कहती है, कल जो टीचर ने बताया था, तो क्या तुमने रिवाइज किया नहीं ना? तो तुरंत जाकर उसे फिनिश करो, वरना मैं तुम्हें डबल होमवर्क दे दूंगी। डबल होमवर्क की बात को सुनकर इशिका तुरंत वहाँ से अपने रूम में भाग जाती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। विधि इशिता से बोलती है, तुम लिटिल डेविल, तुम हमेशा मेरी क्यूटी को डराती रहती हो। इशिता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन आपके जैसी डम हो। उसकी बात सुनकर विधि उसे बुरी तरह से घूरने लगती है और वहीं की सब हंसने लगते हैं। निखिल इशिता को अपने साइड करके विधि को बोलता है, खबरदार, अगर तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी बच्ची को डराया तो उसने तो बस सच ही बोला है। उसकी यह बात सुनकर विधि बोलती है, क्या तुमने मुझे डम्ब कहा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसकी बात सुनकर विधि गुस्से से पास में रखी हुई फ्रूट बास्केट से एक सेब उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है और खुद पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। निखिल, लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई। आप लोग एंजॉय करिए, मैं उसे मना कर आता हूँ। इतना बोलकर वह भी उसके पीछे चला जाता है। इशिता भी अपने कमरे में चली जाती है। द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी। निकिता को अपना काम करते हुए काफ़ी समय बीत गया था। वह घड़ी में टाइम देखती है तो शाम के 5 बज रहे थे। वह अपना काम ख़त्म करके अखिल के पास जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन अखिल उसे बाद में आने का बोल देता है। तो फिर वह अकेले ही निकल जाती है और कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। वहीं शौर्य का भेजा हुआ आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। निकिता मिरर में उस कार को देखती है तो उसे महसूस होता है कि शायद यह गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। वहीं उसके पीछे आ रहा आदमी भी उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में 3-4 गाड़ियां आ जाती हैं जो निकिता और उस आदमी की गाड़ी के बीच में थी, जिससे वह आदमी निकिता का पीछा नहीं कर पाता और पीछे रह जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद निकिता फिर पीछे देखती है, लेकिन उसे कोई कार नहीं दिखती, जिससे उसे लगता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ था और घर के लिए निकल जाती है। वहीं शोर का भेजा हुआ आदमी अपनी कार की स्पीड तेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे पीछे चल रही गाड़ियां उसे आगे नहीं जाने देती और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। तभी आगे वाली कार में बैठा ड्राइवर अपनी कार में अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिससे उस आदमी को भी अपनी कार रोकनी पड़ती है। उसे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा था। वह कुछ बोलता है उससे पहले ही सभी कार में से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और उसे घेर लेते हैं। एक बॉडीगार्ड जाकर उसके साइड का डोर ओपन करने को बोलता है और उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। वो आदमी डरते हुए कार का गेट खोलता है और बाहर निकलता है और उस बॉडीगार्ड से पूछता है, तुम लोग कौन हो और मुझे ऐसे रोकने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें नहीं जानता। बॉडीगार्ड्स, हम कौन हैं इसका तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पहले तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। वह शख्स अपने पीछे से गन निकालकर उस बॉडीगार्ड पर पॉइंट कर देता है और बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड्स हंसने लगते हैं और एक ही झटके में वह बॉडीगार्ड उसके हाथ से गन छीन लेता है और बोलता है, इन खिलौनों से हमें मत डराना बच्चे, क्योंकि अभी तुम इतने भी ट्रेंड नहीं हो कि हमें रोक सको।
पीछे खड़ा बॉडीगार्ड उसके ऊपर एक स्प्रे डाल देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बॉडीगार्ड्स उसे उठाकर अपनी कार में डालते हैं और किसी को मैसेज करके वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वह बल्ब की सीधी रोशनी पड़ने की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर इधर-उधर देखता है। तभी उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे शख्स पर जाती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। तो किसने किया होगा उसका किडनैप, जानने के लिए पढ़ते रहिए यह कहानी। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।